गांव की तीन चुड़ैल बेटियां। चंदागढ़ गांव में निहारिका, वैशाली, वृंदा तीनों बहन एक साथ खुशी से रहा करती थी। उन तीनों बहनों के माता पिता इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने अपने माता पिता अपने गांव वालों को ही समझ रखा था। वो तीनों सभी गांव वालों की लाडलियां थीं। सभी गांव वाले उन तीनों को बेहद प्यार करते थे। वो तीनों बहनें बहुत खुशमिजाज किस्म की थी। अगर उनसे कोई भी काम कहा जाए तो वो किसी काम को नकारा नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, वो तीनों मार्केट में सामान खरीद रही थीं कि तभी उन्हें एक बूढ़े काका बोलते हैं, अरे वृंदा बेटी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुम मेरे लिए आलू खरीद सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं काका, आपने मुझे मदद के लिए बोला और मैं आपकी मदद ना करूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? इतना कहकर वृंदा काका के लिए आलू खरीदने लगती है और कुछ देर के बाद वो काका के लिए आलू खरीदकर काका से कहती है, लीजिए काका, आपके आलू। चलिए, मैं अब आपको घर तक छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उम्र के साथ साथ आपकी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। उसकी बात सुनकर काका और वृंदा दोनों ही हंसने लगते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों ही अपने गांव में अपने अपने घर चले जाते हैं। एक तरफ तो वृंदा घर में अपनी दोनों बहनों के लिए खाना बना रही थी, तो वहीं दोनों बहनें बाहर लोगों की मदद कर रही थी। शाम के वक्त जब निहारिका और वैशाली घर आ रही थी, तब उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जहां उसे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। ये देखकर निहारिका और वैशाली को गुस्सा आ जाता है और वो उन गुंडों के पास जाती हैं और बोलती हैं, क्यों रे, तुम लोग इस मासूम लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? क्या ये तेरे घर की लग रही है क्या, जो तू इसके लिए हमसे पंगा ले रही है? तू नहीं जानती क्या हमें कि हम कौन हैं? हम लोग तुम्हें सच में नहीं जानते कि आखिर तुम लोग हो कौन, लेकिन अब तुम हमें जानो या ना जानो, हमें उससे तो मतलब नहीं, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, तुम्हें उससे जरूर मतलब होगा। मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। अच्छा, तुम्हें इन गुंडों पर गुस्सा आ रहा है क्या? हाँ वैशाली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो देर किस बात की, लगा दो 2-4 थप्पड़। वैशाली के कहते ही वो लड़की उन गुंडों को थप्पड़ ही थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद वैशाली और निहारिका दोनों ही इन दोनों लड़कों को अच्छा सबक सिखाती हैं और उस लड़की को उसके घर पहुंचाकर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं, जहां वो तीनों अपने आज के दिन के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और हंसते हुए कहते हैं, खैर जो भी है, हमें आज तक हमारे गांव वालों ने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप नहीं है। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है कि इनसे तो अलग होने का मन ही नहीं करता। हाँ, तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो। खैर, रात बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। इतना कहकर वो तीनों बहनें सो जाती हैं। अगली सुबह एक बार फिर लोगों की मदद करने के लिए वो निकल पड़ती हैं, लेकिन किसे क्या पता था उनकी किस्मत में ज्यादा समय नहीं लिखा है। वो तीनों बहनें शहर की तरफ काम की तलाश में जा रही थीं कि तभी एक ट्रक से उन तीनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो तीनों ही अपना दम तोड़ देती हैं। जैसे ही गांव वालों को ये बात पता चलती है, वैसे ही सभी गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं, जहां वो तीनों की लाश देखते हैं। गांव वाले उन तीनों की लाशों के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, हमारे गांव की तीनों बेटियां अब हमारे गांव में नहीं रही। हे भगवान, अपने हमारी तीनों बच्चियों को हमसे क्यों छीन लिया? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? इनके बिना तो जीवन ही व्यर्थ लग रहा है। गांव वाले अब ना चाहते हुए भी उन तीनों की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं और इस तरह वो सभी लोग अब उन तीनों की यादों में डूबे रहने लगे। खासकर काका और काकी, उन दोनों को तो उनके बिना अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक तरफ तो गांव के सभी लोग उनको याद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शमशान घाट में से तीनों बहनें चुड़ैल का रूप धारण कर जागृत हो जाती हैं और आपस में बोलती हैं, निहारिका बहन, देख तो हमारे गांव वाले हमसे कितना प्यार करते हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार ने हमें मरने के बाद भी बुला ही लिया। हम मर तो गए, लेकिन हम अपने फर्ज को भूल नहीं सकते, इसीलिए हमें अपना फर्ज तो निभाना ही होगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें अपना फर्ज निभाना होगा, हम अपना फर्ज नहीं भूल सकते। तो अब अपने गांव जाने का समय आ गया है।
तीनों चुड़ैल बहनें हवा में उड़ते हुए गांव की तरफ निकल जाती हैं और गांव में जाकर वो देखती हैं कि सभी गांव वाले उनको ही याद कर रहे थे। काका खाना खा रहे थे और रोते हुए काकी से बोल रहे थे, अरे भगवान, अगर हमारे गांव की हमारी 3 लड़कियां होती तो आज हमें किसी भी चीज की दिक्कत ना होती। आज वो हमारे घर में खाना बना कर दे जाती, यहाँ तक कि हमें अपने हाथों से खिलाकर जाती। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखो, उन्होंने तो हमसे हमारी लड़कियों को ही छीन लिया। उनकी बात सुनकर वृंदा बोलती है, काका, आपने हमें बुलाया और हम यहाँ आ गए। आपको अपने हाथों से खाना मैं खिलाऊंगी। भले ही हम तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारी आत्मा आज भी आप लोगों के पास है। इतना कहकर वृंदा चुड़ैल काका को खाना खिलाने लगती है। ये देख वो तीनों अब वापस गांव आ गईं। सभी लोग खुश होने लगे और इस तरह अब वो तीनों एक बार फिर अपने गांव वालों की मदद करने के साथ साथ अपने गांव वालों का ख्याल भी रखा करती। कुछ लोग तो तीनों बहनों से खुश हैं, तो कुछ लोगों के मन में भूत होने का खौफ आ चुका था और वो लोग काका के पास आते हैं और बोलते हैं, काका जी, हम मानते हैं कि वो तीनों बहनें इस गांव की बेटियां थीं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं। अब वो एक चुड़ैल बन चुकी हैं और चुड़ैलों से बच्चे डर रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि वो हमारा ख्याल रख रही हैं, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन उन तीनों ने किसी का नुकसान नहीं किया। उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया भी नहीं। हम उसे अपने गांव से इस तरह जाने को नहीं बोल सकते। आखिर वो भी हमारे गांव का हिस्सा है। हम मानते हैं काका कि वो हमारे गांव का हिस्सा है, लेकिन अब हिस्सा तब तक थी जब तक जिंदा थी। अब वो मर चुकी हैं। अब वो हमारे गांव का हिस्सा नहीं, बल्कि अब वो एक चुड़ैल हैं, चुड़ैल। आप समझिए इस बात को काका, कि अब वो एक इंसान नहीं रही। आप लोग उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचिए। हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। अगर वही डर कर रहेंगे तो आगे क्या कर सकेंगे। काका उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं, लेकिन काका उनको भेजना नहीं चाहते थे। काका और गांव वालों की बातें वो तीनों बहनें सुन रही थी कि तभी वो तीनों बहनें सभी गांव वालों के सामने प्रकट होती हैं और उनसे बोलती हैं, काका जी, गांव वालों का कहना बिल्कुल सही है। हमारे छोटे बच्चे हमारा फ्यूचर है। अगर वो इस तरह डर कर रहेंगे तो शायद वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और हम तीनों बहन इस गांव को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हाँ काका जी, हम तीनों बहन इस गांव को बहुत ही आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और इसीलिए हम तीनों बहनों ने आपस में सहमत होते हुए ये सोच लिया है कि हम तीनों बहनें इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बेटा, तुम तो इस गांव की बेटियां हो ना, तो तुम तीनों हम सबको छोड़कर कैसे जा सकती हो? हाँ, हम इस गांव की बेटियां हैं और हमेशा ही रहेंगी। आप सभी गांव वालों को हमारी जब भी जरूरत होगी तब आप हमें याद कर लेना। हम अवश्य आप लोगों की मदद करने आएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम 3 बहनों की वजह से हमारा ये गांव पीछे रह जाए। इसीलिए काका, अब हमें विदा कह दीजिए। आप जब भी याद करेंगे तब हम तीनों बहनें आपके सामने जरूर आएंगे। उनकी बातों से काका और बाकी के सभी लोग सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें एक छोटी रोशनी बनकर आसमान में तारा बनकर चमकने लगती हैं। इस तरह सभी गांव वाले अब खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। रात के अंधेरे में गांव का एक मोहित नाम का लड़का अपनी साइकिल पर जंगल के रास्ते काम से अपने घर वापस लौट रहा था। अरे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही काम में देरी हो गई। अब पता नहीं कब तक घर पहुंचूंगा। ऊपर से ये जंगल का रास्ता, और ज्यादा देर हो जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि रात के समय जंगल में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती हैं। अच्छा होगा मैं समय रहते यहाँ से निकल जाऊं। मोहित वहां से घर जाने लगता है कि तभी उसे पास की झाड़ियां हिलती हुई नजर आती हैं, जिन्हें देखकर मोहित कहता है, ये क्या, ये झाड़ियां ऐसे क्यों हिल रही हैं? कहीं कोई इसके पीछे तो नहीं है? तभी अचानक से कुत्ते के घुरघुराने की आवाज आने लगती है।
लगता है कोई कुत्ता इन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। क्या करूं, उसे देखूं या फिर यहाँ से निकल जाऊं? मोहित सोच ही रहा होता है, इतने में कुत्ते के गुरगुराने की आवाज दोबारा से आती है, जिसके बाद उससे रहा नहीं जाता और वह अपनी साइकिल एक तरफ खड़ी करके झाड़ियों के पास जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह उन झाड़ियों के करीब पहुंचता है, हे भगवान, कोई मुझे बचाओ इन भूतिया कुत्तों से। अरे छोड़ दो मुझे। उन झाड़ियों के अंदर से अचानक ही 3 बहुत ही खतरनाक और भूतिया कुत्ते निकलकर बाहर आते हैं, जो मोहित को देखते ही उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। वह तीनों भूतिया कुत्ते मोहित को बहुत ही बुरी तरीके से काटते हैं, जिसके बाद मोहित मर जाता है। लेकिन उन कुत्तों के काटने से वह अजीब सा दिखने वाला भूत बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ है, वह तीनों कुत्ते जंगल से भागते हुए गांव में पहुंच जाते हैं और गांव वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। जिस किसी को भी वह तीनों भूतिया कुत्ते काटते, वह गांव के लोग अजीबोगरीब दिखने वाले भूत बन जाते। जिसके बाद उनमें से एक कुत्ता कहता है, कुछ ही देर में हम इन गांव के सभी लोगों को काट कर भूत बना देंगे, जिसके बाद ये हमारे गुलाम बन जाएंगे। इनके गुलाम बनते ही हम गांव के ऊपर राज करेंगे, और इसके बाद ये सभी हमारे लिए भोजन ढूंढ कर लाएंगे। फिर हमें तो शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपस में बात करते करते वह तीनों भूतिया कुत्ते गांव के लोगों को काटने लगते हैं। हे भगवान, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? अब हम लोगों को कौन बचाएगा? प्रियंका वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह भाग रही होती है, पीछे से वो तीनों कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुझे कैसे छोड़ दे? तुझे छोड़ दिया तो तू मेरे गुलाम कैसे बनेगी? इसको भी काट के हमें अपना गुलाम बनाना है, ताकि ये हमारे लिए सारे काम करे। तो देरी किस बात की है? इसे जल्दी से काटो। वह तीनों कुत्ते प्रियंका को नोच लेते हैं, जिसके बाद वो भी भयानक चुड़ैल बन जाती है और उसके चुड़ैल बनते ही भूतिया कुत्ते उससे कहते हैं, अब तो हमारी गुलाम बन गई है और तुझे बाकी के गुलामों को इकट्ठा करके जंगल की गुफा में लेकर आना होगा। समय रहते अगर तू हमारे गुलामों को हमारे पास नहीं लेकर आई तो तेरा वो हाल होगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमें तेरी आत्मा को इतना तड़पाएंगे कि तू दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगी। ये कहने के बाद वह तीनों कुत्ते गांव के बचे हुए लोगों को काट लेते हैं और जिसके बाद वो दोबारा से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक राघव नाम का छोटा सा बच्चा एक रेड़ी के नीचे छुप जाता है, जो किसी को भी दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांव के सभी भूतों को इकट्ठा करके जंगल की तरफ ले जाने लगती है। जैसे ही गांव के सभी भूत प्रियंका के साथ जंगल में निकल जाते हैं, राघव रेड़ी से बाहर निकल आता है। हे भगवान, ये सब क्या था? हमारे गांव में ये भूतिया कुत्ते कहां से आ गए और इनके काटने पर गांव के सभी लोग भूत कैसे बन गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी राघव की नजर एक जख्मी हालत में पड़े हुए बूढ़े आदमी के ऊपर जाती है, जो दर्द में तड़प रहा था। उसने राघव को अपनी तरफ बुलाया और उससे कहा, बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये लो, ये रुद्राक्ष की माला है। ये तुम्हें उन भूतिया कुत्तों से बचाएगी। हमारा गांव बहुत ही खतरे में है बच्चा। अगर तुम हमारे गांव को बचाना चाहते हो तो दूसरे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी बाबा एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होंगे। उन्हें जाकर ये संदेश दे दो। वो तुरंत हमारे गांव को बचाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। इतना कहते ही वह बूढ़ा आदमी मर जाता है, जिसके बाद राघव रुद्राक्ष की माला को अपने गले में पहन लेता है और अघोरी बाबा को अपने गांव में बुलाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी भूतिया लोग जंगल में भूतिया कुत्तों की गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद भूतिया कुत्ते उनसे कहते हैं, मेरे गुलामों, तुम्हें हमारे आका के लिए अपनी बलि चढ़ानी होगी। तुम्हारी बलि चढ़ाने पर हमारे आका हमसे खुश हो जाएंगे और हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे।
और हम उनसे इस पूरी दुनिया पर राज करने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। चलो अब एक एक करके इन सभी गांव के लोगों की बलि चढ़ाते जाओ। गांव के सभी भूतिया लोग अपनी बलि चढ़ाने के लिए आग के अंदर कूदने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर तांत्रिक बाबा राघव के साथ पहुंच जाता है, जिसके बाद अघोरी बाबा उन तीनों भूतिया कुत्तों से कहता है, क्या कर रहे हो तुम तीनों? इन गांव वालों को छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू यहाँ क्या करने आया है तांत्रिक? चला जा यहाँ से, वरना तेरी भी अपने देवता को बलि चढ़ा देंगे। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, इन गांव वालों को छोड़ दो। अघोरी बाबा के कई बार समझाने के बाद भी भूतिया कुत्ते उसकी एक नहीं सुनते, जिसके बाद वह गांव के सभी भूतिया लोगों को अपने देवता के लिए बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं। लेकिन इस बात से अघोरी बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने झोले में से एक शीशे की बोतल निकालकर अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम। अघोरी बाबा के मंत्र को सुनते ही तीनों भूतिया कुत्ते मंत्रों के द्वारा उस कांच की बोतल के अंदर घुस जाते हैं और उसी समय अघोरी बाबा उस बोतल का ढक्कन लगा देते हैं और गांव के सभी भूतिया लोगों को ठीक करने के लिए उनके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे गांव के सभी लोग पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और वापस अपने गांव लौट जाते हैं। चल रे गुड़िया, चांद को छूने पंख लगा के, ओ पंख लगा के, चल रे गुड़िया। रात के सन्नाटे में एक भयानक चुड़ैल, जिसके लाल आंखें, बिगड़ी सूरत, जिस पर अनेकों घाव थे, नन्ही लड़की को अपने गोदी में सुला रही थी। तभी अचानक वो हड़बड़ाते हुए कहती है, 12 बज गए, मेरे जाने की घड़ी आ गई है। चुड़ैल उस बच्ची को बिछोने पर सुलाकर जाने लगती है। तभी चिंकी उठकर कहती है, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मत जाओ ना, मेरा यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं। चिंकी, मुझे जाना ही होगा, मैं कल फिर लौटूंगी। चुड़ैल चिंकी से आंचल छुड़ाकर हवा में उड़ जाती है। तभी गांव में रहने वाला महेंद्र साइकिल पर सवार होकर गांव की सीमा में घुसते हुए कहता है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो गुनगुनाते हुए जैसे ही ऊपर ताकता है, महेंद्र की नजरें आसमान के बीचों बीच उड़ रही चुड़ैल पर जा पड़ती है और डर कर साइकिल उसके हाथों से छूट जाती है और वो बोल पड़ता है, अरे दादा, ये तो नरभक्षी चुड़ैल है, पर ये अपना लोग छोड़कर हमारे गांव में क्या कर रही है? महेंद्र थरथराते हाथों से अपनी साइकिल उठाकर फुर्ती से भागने लगता है कि चुड़ैल उसे आगे से घेर कर कहती है, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो। अब कैसे बचूं इस चुड़ैल से? कहाँ जाऊं? तुझे क्या लगा तू तुम दबाकर भाग जाएगा? उन्हें मुझे देख लिया है, इसीलिए तुझे मरना पड़ेगा। फिर चुड़ैल उसको अपनी आंखों की आग से उसे जला देती है और वापस चिंकी के पास आकर कहती है, तुम अब तक जाग रही हो चिंकी? चिंकी कहती है, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगी। चुड़ैल रात भर चिंकी के साथ खेलती और सवेरा होने पर गायब हो जाती। बदकिस्मती से जो भी चुड़ैल को देख लिया करता, वो उसे मार देती थी। एक रात चिंकी चुड़ैल से कहती है, मुझे मेले वाला झूला झूलने का बड़ा मन कर रहा है, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को अभी पूरा किए देती हूँ। चुड़ैल चिंकी को पीठ पर सवार करके उसे आसमान की खूब सैर कराती है और पूछती है, तो बताओ चिंकी, कैसा लगा तुम्हें ये झूला? बहुत अच्छा, इतना मजा तो मुझे दशहरे के मेले में भी झूला झूलकर नहीं आया, जितना कि रात के इस खुले आसमान में आ रहा है। दोनों हंसी के ठहाके लगाने लगती हैं कि आधी रात में उठी सावरी खिड़की से बाहर झांककर कहती है, आहा, खिड़की से आ रही ठंडी हवा कितना सुकून दे रही है। अरे ये कौन सा विशाल पक्षी पंख फैलाकर घूम रहा है? सावरी आंखें मीचकर बाहर देखकर लड़खड़ाती जुबान से कहती है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है और उसकी पीठ पर ये चिंकी सवार है। यानी कि यही चुड़ैल गांव में मौत की होली खेल रही है।
सावरी डरकर खिड़की बंद कर देती है और सवेरा होते ही सरपंच के पास आकर कहती है, नमस्ते सरपंच जी। कहो सावरी, क्या खबर लाई हो? माई बाप, मुझे उस कातिल का पता चल गया है जो बेरहमी से गांव के लोगों का खून बहा रहा है। कौन है वो नमक हराम? हम उसकी हलक से जान निकाल देंगे। वो एक भयानक चुड़ैल है और उसके साथ निर्मला की बेटी चिंकी भी शामिल है। सभी को जाकर खबर दे दो कि आज शाम पंचों की सभा है। सांझ में सभी लोग सभा में उपस्थित होते हैं और निर्मला कहती है, क्या बात है सरपंच जी, आपने हम सभी को यहाँ अचानक से इकट्ठा क्यों किया है? भोली बनने की कोशिश मत करो निर्मला, तुम्हारी बित्ती भर की दिखने वाली बेटी गांव वालों की कातिल है। सरपंच जी, यही उस चुड़ैल को अपने इशारों पर नचा रही है। पक्का ये कोई काला जादू या तंत्र मंत्र जानती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चुड़ैल का सच इनके सामने नहीं आने दे सकती। ये बित्ती भर की ततैया इतनी आसानी से नहीं खोलेगी अपना मुंह। बांधो इसको। सरपंच के इशारे पर गांव वाले मिलकर चिंकी पर बहुत अत्याचार करते हैं और उसे पेड़ से बांधकर उसे बहुत सताते हैं कि अचानक तूफान का बवंडर गांव को चारों तरफ से ढक देता है और सुनहरी शाम की बेला काली रात में बदल जाती है और देखते ही देखते निर्मला एक भयानक चुड़ैल में बदलकर कहती है, माँ, आप अपने असली रूप में क्यों आई? गांव वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ूंगी तो इन्हें अब मैं नहीं। तुम लोगों ने मेरी बेटी को सताया, अब देखो कि ये चुड़ैल माँ क्या करती है। निर्मला, चुड़ैल में कैसे बदल गई? तुम तो जिंदा हो ना? मुझे मरे हुए तो 1 महीना गुजर चुका है। निर्मला की दुधमुही बेटी मात्र 6 महीने की थी जब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया और तमाम जिम्मेदारियां विधवा निर्मला के कंधों पर आ गई। सरकार की तरफ से उसको विधवा पेंशन मिली, जिसे जोड़ बटोर कर उसने एक गाय खरीद ली और दूध बेचकर जीवन यापन करने लगी। पर यह बात उसके घर के बगल में रहने वाले देवर देवरानी को रास नहीं आई और वो जलकर कहने लगे, देख रहे हो कैसे तरक्की कर रही है ये। तरक्की की नजर लगते देर नहीं लगती भाग्यवान। चलो इसको भी भैया श्री के पास पहुंचा देते हैं। एक रोज जब निर्मला दूध देने सरपंच के घर जा रही थी, तभी दोनों उसके सिर पर पीछे से गंभीर वार करके उसे गांव से दूर एक पहाड़ पर लाकर कहते हैं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वक्त जाया मत करो जी, इसे भी जल्दी से वहीं पहुंचा दीजिए जहां इसके भोले भाले पति को पहुंचाया था। क्या इसका मतलब मेरे पति की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि तुम्हारी सोची समझी साजिश थी? हाँ, मैं भिखारी होता जा रहा था और भैया राजा ये मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उनको पार घाट लगा दिया और आज तुम्हारी बारी है। दोनों बेरहमी से उसको पहाड़ी की चोटी से नीचे धक्का दे देते हैं और वो मरकर एक चुड़ैल बनकर उसी रात वापस लौटती है कि अचानक खूंटे से बंधी गाय उसे चुड़ैल को देखकर तेज तेज गुहार लगाकर कहती है, चुप हो जा लाली, पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। इतनी रात हो गई, माँ तुम कहाँ हो? चिंकी मेरी बच्ची, देख मैं यहाँ तेरी आंखों के सामने खड़ी हूँ। चुड़ैल चिंकी को छूने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है और चुड़ैल आंसू बहाते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर कहती है, माँ तू तो जगत जननी है, इस बेबस माँ को शक्ति दे कि मैं अपने कातिलों से अपनी बेटी को बचा सकूं और अपना प्रतिशोध ले सकूं। अचानक तूफान तेज उठता है जिसके साथ आसमान से एक रोशनी उतरकर चुड़ैल के शरीर में समा जाती है और चुड़ैल चिंकी के पास आकर कहती है, चिंकी मेरी बच्ची। चुड़ैल दूर हटो मुझसे, कौन हो तुम? चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और चिंकी कहती है, माँ तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं मर चुकी हूँ चिंकी, तेरे सालिम चाचा चाची ने मुझे मार डाला। चुड़ैल उड़ती हुई कमला और राकेश के घर आकर हड़कंप मचाते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारे हलक से प्राण निकाल दूंगी। तुमने क्या सोचा था, मुझसे बच जाओगे? कमला बचाओ वरना ये चुड़ैल तो मुझे मार देगी। मेरी तो खुद ही कपकपी छूट रही है। चुड़ैल उन्हें मारकर अपना बदला हासिल कर लेती है और अपनी बेटी के साथ दिन के समय इंसान और रात में चुड़ैल बनकर रहने लगती है। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, फिर तुम इस गांव से आखिर क्यों जुड़ी हो? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हें जाना होगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मेरी भोली बेटी की देखभाल
तुम्हें करनी होगी। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि चिंकी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। अलविदा गुड़िया, तुम्हारी माँ की जाने का वक्त आ गया है। इस तरह चुड़ैल अपनी अनाथ बेटी का भार गांव पर छोड़कर मुक्त हो जाती है और जब कभी चिंकी को माँ की कमी महसूस होती तो चुड़ैल उसे दिखाई दिया करती। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। वहीं जंगल के पास गांव के किनारे एक कुआं था। उस कुएं से गांव के सभी लोग पानी पिया करते थे। वहीं रात में कोई उस कुएं के पास पानी भरने आता है। ओहो, ये चित्रा भी ना अपना काम खुद नहीं करती। अरे भला कोई पति रात को पानी लेने आता है क्या कुएं पर? ये बोलते ही वो आदमी कुएं से बाल्टी निकालकर पानी अपने मटके में डालता है। तभी जाते वक्त अचानक से उसका मटका फूट जाता है और वो कहता है, अरे ये मटका कैसे फूट गया अचानक से? जरूर किसी ने कंकड़ मारा है। कौन है? कौन है यहाँ? हंसने की इतनी डरावनी आवाज, कौन है यहाँ? मैं तेरी मौत हूँ। मौत? पर मैंने क्या किया है? तूने इस कुएं पर आकर बहुत बड़ी गलती करी है, जिसके लिए अब तुझे मरना होगा। पानी के बदले अब मौतें होंगी यहाँ। ये कहते ही चुड़ैल उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। अगले दिन जब कोई कुएं के पास सुबह आता है तो देखकर कहता है, अरे ये तो चित्रा का पति है ना। हाय हाय, इसकी ये हालत किसने की? देखो तो जरा किस तरीके से इसे मारा है। अरे ये तो चित्रा का पति है ना। हाय हाय, इसकी ये हालत किसने की? देखो तो जरा किस तरीके से इसे मारा है। अरे अब चित्रा का क्या होगा? उसे पता चला तो वो तो सुनकर ही मर जाएगी। इतने में किसी तरह चित्रा को उसके पति की खबर पहुंच जाती है और वो अपने पति की मौत देखकर अपना सिर पीट कर रोने लगती है। हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? रो मत चित्रा, हौसला रख, तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। वो औरत चित्रा को दिलासा देती है। शाम को 2 औरतें उसी कुएं पर पानी भरने जाती हैं। जैसे ही बोर से पानी भरने लगती है तभी उस कुएं में से चुड़ैल निकल कर आती है और एक औरत का गला पकड़कर कहती है, इस कुएं पर पानी भरने आई थी ना तू? चल अब भर के दिखा। छोड़ो मेरा गला। चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई, भागो यहाँ से। ऐसा बोलकर वो दूसरी औरत भाग रही थी कि चुड़ैल अपने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तू कहाँ भाग रही है? रुक, तुझे भी इस कुएं में से पानी भरना था ना। मैं किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं दूंगी। छोड़ मुझे। इस कुएं पर हम सालों से पानी भर रहे हैं। तुम हमें इस वजह से यूं ही नहीं मार सकती। मरोगे तुम सब, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ना ना ना, कैसे छोड़ दो? ऐसा कहते ही वो चुड़ैल उन दोनों औरतों को बेरहमी से मार डालती है। अगले दिन उनकी लाश देखकर गांव वाले फिर डर जाते हैं और लोगों में बातें बनने लगती हैं कि जो भी कुएं पर आता है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन गांव के लोग आखिर कब तक बचते? कोई पानी लेने भी आता तो चुड़ैल अपनी हैवानियत से इतना डरा देती थी कि वो प्यासे के मारे वापस चला जाता था। वहीं नीरज नाम के एक व्यक्ति के बच्चों को बहुत प्यास लगी थी। उसके घर में पानी की एक बूंद नहीं थी। तभी वो कहता है, मिताली तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नीरज जी, आप मत जाइए। आपको पता है ना, उस कुएं पर जाते ही किसी ना किसी की मौत हो जाती है। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त बच्चों को पानी की ज्यादा जरूरत है। मैं लेकर आता हूँ। पापा पापा, बहुत प्यास लग रही है, पानी चाहिए पापा। बस बेटा, थोड़ी देर और। ये बोलते ही नीरज 2 मटके लेकर जाता है। उस कुएं के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही कुएं में बाल्टी लेकर अपने मटके में पानी भरता है तभी वो चुड़ैल उसका एक मटका फोड़कर कहती है, चला जा यहाँ से, अपनी जान बचाना चाहता है तो, क्योंकि पानी तो मैं तुझे लेने नहीं दूंगी। यहाँ तुझे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पानी के बदले तुझे मौत जरूर दूंगी। देखो, मैं जानता हूँ तुम कुएं पर आने वाले हर शख्स को मार डालती हो, उसे पानी नहीं लेने देती, लेकिन मुझे इस वक्त पानी की बहुत जरूरत है। चाहे तो तुम मुझे बाद में मार देना, लेकिन मुझे मेरे बच्चे तक पानी पहुंचाने दो।
क्यों पहुंचाने दूं तुम्हारे बच्चों तक पानी, जब मुझे भी किसी ने पानी नहीं पीने दिया। मेरे साथ जो किया है मैं उसका बदला सबसे लूंगी। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तो क्या मेरी मदद करेगा, लेकिन मैं फिर भी तुझे बता देती हूँ कि मेरे साथ तुम गांव वालों ने कितना बुरा व्यवहार किया है। कुछ 6 महीने पहले की बात है। मैं सुषमा इसी गांव के साथ वाले गांव में मजदूरी किया करती थी। उस गांव से मुझे निकाल दिया गया, तभी मैं इस गांव में आ गई। उसी वक्त मुझे बहुत प्यास लग रही थी। कुएं तक आते आते मेरे पैरों में छाले पड़ गए और गला सूख रहा था। मैंने देखा वहाँ पर 3-4 औरतें पानी भर रही थी। तभी मैं वहाँ गई और मैंने उनसे कहा, सुनिए, जरा मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हैं? हाँ हाँ, हाथ आगे करो, मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ। जी जरूर। सुषमा ये सुनते ही अपने दोनों हाथ की अंजलि बनाती है। वो औरत जैसे ही उसे पानी पिलाती है कि उसके हाथ पर बना एक सूर्य का निशान देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती हैं कि वो नीची जात की है और भड़कते हुए कहती हैं, अरे तेरे हाथ पर ये निशान कैसा है? इसका मतलब तो तू नीची जात की है और बिल्कुल भी नहीं लग रही है तू इस गांव की। जी मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं दूसरी जात से हूँ। लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? मुझे पानी तो पिला दीजिए। पानी पिलाकर मैं अपने आप को अशुद्ध कर लूं या इस कुएं को अशुद्ध कर दूं? यहाँ से जाती है कि नहीं? अरे गांव वाली औरतों, जरा देखो कौन आई है, नीची जाति वाली, भगाओ इसे। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, बस एक बार पानी पिला दीजिए, मैं चली जाऊंगी। देखो तो जरा कितनी ढीठ औरत है। एक बार बोला ना हमने कि हम तुझे पानी नहीं पिलाएंगे, मतलब कि नहीं पिलाएंगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे सब पत्थर उठाकर मारो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। राधिका के इतना कहते ही बाकी औरतें तेजी से पत्थर मारने लगती हैं, जिससे उसके सिर पर खून निकलता है। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ हो रही है, बस पानी पिला दीजिए एक बार, मत मारिए मुझे। सुषमा दर्द से चिल्लाती है, लेकिन उन औरतों की पत्थर की मार कम नहीं होती और देखते ही देखते सुषमा प्यासी मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। बस उसी के बाद से मैं चुड़ैल बनकर इस कुएं पर कब्जा करके बैठी हूँ और किसी को भी पानी नहीं पीने देती हूँ। देखो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांव के सभी लोगों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। कोई छोटा बड़ा गोरा काला ऊंची नीची जात का नहीं होता। मैं तुम्हारे इंसाफ के लिए गांव गांव में बात करूंगा, जिससे आगे किसी को भी तुम्हारी तरह तकलीफ न झेलनी पड़े। लेकिन लोग तब भी नहीं सुधरेंगे और मैं किसी को इस कुएं से पानी नहीं ले जाने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। देखो, अगर तुम भी इन लोगों की तरह करोगी तो उनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। मेरा एक बार भरोसा करके देखो, मैं सच में तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। कब तक तुम यूं ही इस कुएं पर अपनी आत्मा के साथ भटकती रहोगी? चुड़ैल उसकी बात मान जाती है और उस कुएं से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद नीरज हर गांव में जात पात के खिलाफ सभी को जागरूक करता है, सभी को एक समान बताता है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। पूरे हॉस्टल में सभी लोग सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कोई छाया के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, जिसकी आवाज से छाया की आंख खुलती है और वो नींद में बोलती है, अरे कौन है जो इतनी रात में मुझे डिस्टर्ब करने आ गया? चैन से सोने भी नहीं देते लोग। रुको, आ रही हूँ दरवाजा खोलने। जिसके बाद छाया अपने बेड से उतरती है और आंख मसलते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता और वो बोलती है, कौन बेवकूफ था जो बिना मिले ही चला गया? चलो अच्छा ही है, अब मैं आराम से जाकर सो जाती हूँ। इतना बोलकर छाया दरवाजा बंद करती है और जैसे वो पीछे पलटती है, अपने सामने एक भयंकर नाटी चुड़ैल को देखती है। उसे देखकर छाया डर से कांपने लगती है। तभी चुड़ैल उससे बोलती है, क्या हुआ? मुझे देखते ही तेरे पसीने छूटने लग गए। अभी से मत डर, अब जो तेरे साथ होने वाला है वो तो इससे भी बुरा होगा। प्लीज छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। जिसके बाद चुड़ैल छाया का गला काट कर उसे मार देती है और उसका खून पीकर वहां से चली जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात 5 दोस्त हॉस्टल के लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं। तभी रेहान बोलता है,
दोस्तों, रात बहुत ज्यादा हो रही है। देखो, तकरीबन 1 बजने वाले हैं। अब हमें रूम में चलना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि रात के समय प्रेत आत्माएं घूमती हैं। इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से चलो। क्या रेहान, तुम भी बच्चों वाली बातें करते हो। आज हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और आज भी तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो। सच में तुम बच्चे ही हो। सच में रेहान, तो बच्चा है। प्रिया सही कह रही है। जिसके बाद सभी मिलकर रेहान के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी रेहान बोलता है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं आज भी आत्माओं और चुड़ैलों में विश्वास करता हूँ। जब दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो साथ चलो। तुम भी ना रेहान, सभी बातों को दिल से लगा लेते हो। थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर हम सभी साथ चलेंगे। हाँ यार, रुक जाना। और वैसे भी कल सुबह एग्जाम है, तो थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन बस थोड़ी देर, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर रेहान कुर्सी पर बैठ जाता है। अचानक से लाइब्रेरी की लाइट ऑफ ऑन होने लगती है, जिससे रेहान डर जाता है और वो बोलता है, मैंने कहा था ना, देर रात यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तभी अचानक से उन्हें किसी के गाने की आवाज आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। यार, इतनी रात में कौन हॉस्टल के अंदर गाना गा रही है? अगर वार्डन को पता चला तो वो सुबह पनिशमेंट देगी। चलो चलकर देखते हैं आखिर कौन है जो इतनी रात में गाना गा रही है। जिसके बाद ऋषभ अपनी सीट से उठता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने अचानक से नाटी चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर ऋषभ भागकर अपने दोस्तों के पास आता है और डरते हुए उनसे बोलता है, चुड़ैल है। ऋषभ ये सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से नाटी चुड़ैल आती है और बोलती है, सब के सब मारे जाओगे। अरे ये क्या, इतनी नाटी चुड़ैल, तू हमें मारेगी? क्या तुझे तेरी माँ ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया? तू 2 फुट 2.5 इंच की चुड़ैल हमें मारेगी? तुझे देखकर तो मुझे गाना याद आ रहा है। गा के सुनाओ क्या? चल सुना ही देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगी। जिसकी बीवी नाटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बिठा दो, अरे गोद में बिठा दो, बच्चे का क्या काम है। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी, तू तो एक चुड़ैल है। प्रिया और शेखर की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पूरी लाइब्रेरी का किताब हवा में उड़ाने लगती है और एक एक करके उन किताबों से उन लोगों को मारने लगती है और बोलती है, तू मेरा मजाक उड़ाएगा? मेरा? हाँ, रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल प्रिया और शेखर का गला दबा देती है और उन्हें जान से मार देती है। जिसके बाद वो उन तीनों दोस्तों को भी मार देती है और उन सभी का खून पीकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह वार्डन मारिया जब लाइब्रेरी को खोलती है तो वहां उसे उनकी लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और डरते हुए बोलती है, ओह गॉड, किसने इन स्टूडेंट्स को मार डाला? मुझे जल्दी से पुलिस बुलानी चाहिए। जिसके बाद पुलिस वहां आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लगता और वो इस केस को बंद कर देते हैं। ऐसे ही हर रात नाटी चुड़ैल लोगों को मारती और वहां से चली जाती। पूरे हॉस्टल में नाटी चुड़ैल का कहर छा गया था, जिसकी वजह से हॉस्टल के बहुत से बच्चों ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया था। इससे परेशान होकर मारिया फादर से मिलने चर्च जाती है और बोलती है, प्लीज हेल्प मी फादर। डोंट क्राई माई चाइल्ड, व्हाट हैपनिंग विद यू, नाउ टेल मी। फादर, अचानक से रहस्यमय तरीके से हॉस्टल में मौतें होती जा रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन स्टूडेंट्स को मार रहा है। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसके बाद फादर बाइबल के कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और बोलती है, तूने मुझे क्यों बुलाया है फादर? क्या तुझे नहीं पता मैं तुझे मार सकती हूँ और तू मेरे मामले में मत पड़, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अच्छे और बुरे अंजाम से नहीं डरता। मैं गॉड का भेजा हुआ बंदा हूँ और मेरा काम सिर्फ लोगों की मदद करना है। तो तू मुझे ये बता, क्यों तू हॉस्टल के बच्चों को मार रही है?
नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर फादर नाटी चुड़ैल के ऊपर जीसस का पवित्र पानी छिड़क देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बोलती है, वेट फादर, आई विल टेल यू एवरीथिंग। मेरा नाम निशा था और मैं कॉलेज की टॉप स्टूडेंट में से एक थी। हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन रखा गया था जिसमें स्टूडेंट्स को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और जिस दिन उस कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था उस दिन हॉल में सभी बैठे हुए थे। तभी मेरी फ्रेंड रूही मुझसे कहती है, इस बार का अवार्ड तो तुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि इस साल नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से तू ही कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट रही है। ये तो सही कहा तूने, मुझे भी उस पल का बेसब्री से इंतजार है। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट होता है और प्रोफेसर आकर बोलते हैं, इस साल का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड हम निशा को देने वाले थे, लेकिन उसके नाटे कद की वजह से हम उसे ये अवार्ड नहीं दे सकते, इसलिए ये अवार्ड हम छाया को देते हैं। जिसके बाद कॉलेज के सभी स्टूडेंट निशा के ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। इस चीज से निशा परेशान हो जाती है और हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और तभी से मैं लोगों को मारकर अपनी बेइज्जती का बदला ले रही हूँ। अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो और अब तुम यहाँ किसी को भी नहीं मारोगी, चली जाओ यहाँ से। फादर के समझाने पर भी चुड़ैल नहीं मानती, जिसके बाद फादर जीसस का क्रॉस चुड़ैल के शरीर पर रख देते हैं, जिसकी रोशनी से चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और हॉस्टल नाटी चुड़ैल के कहर से आजाद हो जाता है। रात का समय था, चारों तरफ संगीत का माहौल था, क्योंकि गांव की एक लड़की संगीता की शादी थी। सभी लोग बहुत खुश थे और आज मेहंदी वाली रस्म हो रही थी। संगीता की सभी बहनें और उसकी दोस्त उसके लिए एक प्यारा सा नृत्य कर रही थी और 2 लड़कियां संगीता के हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। तभी उनमें से एक काजल नाम की लड़की कहती है, संगीता दीदी, आपके घर में टॉयलेट कहाँ पर है? मुझे जरा फ्रेश होकर आना है। काजल, तुम रसोई के बराबर में जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर चढ़ते हुए सीधा ऊपर छत पर पहुँच जाना, वहीं पर टॉयलेट बना हुआ है। काजल फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो छत पर पहुंचती है, वहाँ एक लड़की कोने में चुपचाप खड़ी होती है। तभी काजल उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? कोई परेशानी है? सब लोग नीचे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तुम चुपचाप छत पर खड़ी हो। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी वो लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज में हंसने लगती है, जिसके बाद वो हंसते हुए कहती है, मुझे परेशानी तो तुझसे ही है। अब बता, मेरी परेशानी दूर करने के लिए तू अपने आप का क्या करेगी? काजल घबराने लगती है और घबराते हुए उससे पूछती है, मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? तुम क्या कहना क्या चाहती हो? तभी वो लड़की एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके बाद काजल उसे देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में वो भयानक चुड़ैल काजल को अपने लंबे लंबे हाथों से पकड़ लेती है और काजल के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद काजल की आंखें लाल हो जाती हैं और वो वापस से मेहंदी की रस्म में पहुंच जाती है। उसे देखकर संगीता कहती है, अरे काजल, अभी तो तू गई थी और इतनी जल्दी आ भी गई। अरे सही से फ्रेश होकर आई भी है या फिर बस टॉयलेट की शक्ल देखने गई थी? तुझे उससे क्या मतलब? तू अपनी मेहंदी लगवा। यह कहकर चुड़ैल काजल मेहंदी की कीप उठाती है और संगीता के हाथों में लगाने लगती है। काजल को मेहंदी लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और वो केवल 5 मिनट में पूरा हाथ मेहंदी का भर के संगीता से कहती है, ये देखो, और अब बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी मेहंदी? संगीता कुछ कहती इससे पहले काजल के अंदर घुसी हुई आत्मा काजल के शरीर को वहीं छोड़ देती है और संगीता से कहती है, बड़ी खुशनसीब हो तुम। तुम्हारे हाथों पर मेरे हाथों से लगी हुई मेहंदी है, लेकिन ये खुशनसीबी ज्यादा देर की नहीं है। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम काजल नहीं हो? कौन हो तुम? मैं हूँ तेरी मौत। अब मैं तुझे मार दूंगी। इस गांव में मेरे अलावा कोई किसी से मेहंदी नहीं लगवा सकता। मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मैं ही लगाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल संगीता के दोनों हाथ पकड़ती है और उसके दोनों हाथों को तोड़कर उसे मार देती है और वहां से गायब हो जाती है।
जिसके बाद शादी का माहौल मातम में बदल जाता है और चारों तरफ लोग संगीता के मरने की खबर सुनकर बुरी तरह रो रहे होते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इकलौती बेटी थी मेरी, इस मेहंदी वाली चुड़ैल ने मेरी बेटी को मार दिया। गांव वालों, देख रहे हो ना तुम लोग, आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ कल को वो तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर इस चुड़ैल को इस गांव से नहीं निकाला गया तो ये हमारे गांव की कई लड़कियों को और औरतों को मार देगी। लेकिन आंटी जी, वो भयानक चुड़ैल इतनी ताकतवर है, हम उसे ऐसे कैसे मार पाएंगे? उसे मारना नामुमकिन है। उसे मारने के लिए हमें बहुत सारी शक्तियां चाहिए होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बेचारी लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। उस मेहंदी वाली चुड़ैल को मारने के लिए हमें कुछ सोचना होगा, वरना वो हम सबको भी मार सकती है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल को मारने के लिए अपने गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को उस चुड़ैल के बारे में बताते हैं। बाबा, हमारी मदद करो, वो बहुत ही भयानक चुड़ैल है और कई बार हमारे गांव की लड़कियों को मार चुकी है। उसे रोकने में हमारी मदद कीजिए बाबा। अरे बाबा जी, हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। आज रात मेरी बेटी की भी मेहंदी की रस्म है। अगर वो चुड़ैल फिर से आ गई तो मेरी बेटी को भी मार देगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो। चिंता मत करो बालक, इस दुनिया में हर बुराई का खात्मा हमेशा अच्छाई से ही होता है। अगर वो चुड़ैल तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है तो मैं तुम्हें उससे छुटकारा जरूर दिलाऊंगा। आज रात में उस चुड़ैल को पकड़ने जरूर जाऊंगा। बाबा की बात सुनकर गांव के सभी लोग अपने गांव वापस लौट आते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, रात के समय सुमित्रा की बेटी कल्याणी की मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं और कुछ लड़कियां मिलकर कल्याणी के हाथों में मेहंदी लगा रही होती हैं। अरे वाह कल्याणी, तुम्हारी हथेली पर तो कितनी प्यारी मेहंदी रची है। इसका रंग भी बहुत अच्छा खिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस वो डरावनी मेहंदी वाली चुड़ैल ना आ जाए, नहीं तो मेरी मेहंदी के साथ साथ मेरा भी रंग उड़ जाएगा। कल्याणी की बात सुनकर वहां बैठी सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं कि तभी अचानक ही एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिसमें चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। तभी उस हवा के झोंके में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कल्याणी के सामने प्रकट होती है। तूने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया। अरे तू मुझे कैसे भूल सकती है? मैं तो तेरी दोस्त थी ना। तूने मुझे ही अपनी शादी में अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए नहीं बुलाया। चुड़ैल की बात सुनकर कल्याणी बहुत देर तक सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे अचानक से अपनी दोस्त महिमा के बारे में याद आता है, जो उसके गांव में सबसे प्यारी और सबसे अच्छी मेहंदी लगाया करती थी। अरे महिमा, क्या ये तुम हो? लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? कल्याणी उससे ये पूछ रही थी। इतने में वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं और अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को अपने बस में करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के मंत्र से चुड़ैल कमजोर पड़ने लगती है, जिसके बाद वो तड़पते हुए तांत्रिक से कहती है, रुक जा तांत्रिक, तू क्या कर रहा है? तू जानता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी मौत के घाट पहुंचा दूंगी। रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। बता चुड़ैल, कौन है तू और इस गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रही है? इन मासूम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मासूम लोग? हर मासूम इंसान के चेहरे के पीछे एक खौफनाक चेहरा भी होता है और जिसे देख पाना बहुत नामुमकिन है। लगता है चुड़ैल तू ऐसे सीधी तरह से नहीं मानेगी। रुक जा, अभी बताता हूँ। तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल को और कमजोर करने के लिए अपनी भभूति के ऊपर मंत्र फूंककर भभूति उसके ऊपर ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल और भी ज्यादा तड़पने लगती है और तड़पते हुए तांत्रिक से कहती है, रुक जा तांत्रिक, बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मेरा नाम महिमा था। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी जो कमाकर अपने परिवार को चलाया करती थी। एक दिन मैंने अपने हाथ में मेहंदी पकड़ी और अपनी माँ के हाथ पर लगानी शुरू कर दी। मेरे हाथ की सफाई देखकर मेरी माँ ने कहा कि तुम मेहंदी सीख लो, अच्छी लगाती हो। माँ के कहने पर मैंने मेहंदी लगाना सीखा, जिसके बाद पूरे गांव के सब लोग मुझसे ही मेहंदी लगवाने लगे। धीरे धीरे मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी और मुझे एक जगह मेहंदी लगाने की नौकरी भी मिल गई। लेकिन
एक दिन रात के समय मैं अकेली उस सुनसान सड़क पर घर के लिए लौट रही थी। अचानक मुझे वहाँ कुछ गुंडे मिल गए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद उन्होंने मुझे मार कर वहीं फेंक दिया। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरा परिवार आज भी भूखा सोता है, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। तेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तू इस तरह इन मासूम लोगों को नहीं मार सकती। देख चुड़ैल, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा, इसी में सबकी भलाई है। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं अपने गांव की सभी औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाना चाहती हूँ, और ये काम मैं फ्री में नहीं करूँगी, पैसों में करूँगी, और उन पैसों को मैं अपने परिवार वालों को दे दूंगी ताकि वो अपने लिए कोई कमाने का जरिया खोल सके। ठीक है चुड़ैल, जैसा तू चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। इस गांव की हर एक औरत तुझसे ही मेहंदी जरूर लगवाएगी। जैसा कि तांत्रिक बाबा कहते हैं, वो गांव की सभी औरतों को इकट्ठा करके चुड़ैल के पास एक लाइन बनवा देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल एक एक करके गांव की औरतों को मेहंदी लगाने लगती है और पैसे इकट्ठे करने लगती है। जैसे वो ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है, वो उन पैसों को अपने घर के दरवाजे के बाहर रख कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।